Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is AIDS in the common human diseases. So, AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. So, the full form of AIDS is Acquired Immunodeficiency Syndrome. So this is AIDS, AIDS. Acquired means the deficiency of immune system is acquired during the lifetime, and it is not innate, not congenital. So immunity, we know the complete defense mechanism of our body, and deficiency means this immunity will not be there in the person, and so it is acquired. And syndrome is used for a group of symptoms or changes in the body that are typical of an illness. जो changes या symptoms हम body में होते हैं because of some illness, उसको हम कहते हैं syndrome. So acquired means it is acquired during the lifetime. Immunity की क्या हो जाएगी, deficiency होगी, means body will not be immune to diseases, and syndrome is a sign or the change in the body due to some illness. So this is acquired immunodeficiency syndrome. The AIDS was first discovered in 1981. First patient was observed in 1981, and since उसके बाद से ये लगातार ये बढ़ता जा रहा है और पूरी वर्ल्ड में फैलता जा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. 1 दिसंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल एड्स डे. December, and its symbol or the logo is this. This is the symbol for the AIDS program or so this is the symbol or the logo that is used for AIDS related programs. And 1 December is the International AIDS Day. Now AIDS, ये किससे होता है? ये होता है एक वायरस से जो कहलाता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV. सो द नेम ऑफ द, जो डिजीज का नाम हो गया वो हो गया एड्स, और जो वायरस है इसको कॉज करने वाला वो हो गया HIV और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. और ये जो वायरस है ये एक मेंबर है किसका, ग्रुप ऑफ वायरसेस जिनको हम कहते हैं रेट्रोवायरसेस. रेट्रोवायरसेस ग्रुप में ये आता है HIV वायरस. और इसमें खास बात क्या होती है, रेट्रोवायरसेस में क्या होता है कि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, RNA होता है, DNA नहीं होता है बल्कि RNA होता है, और उसके चारों ओर एक एनवलप होता है और उसको जीनोम को एनवलप करके रखता है. प्रोटीन कोड है
प्रोटीन कोड जो है वो आरएनए को ये मान लीजिए वायरस है, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और 2 इनसे रिलेटेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स या प्रोटीन्स होती हैं। तो ये तो हो गया आरएनए, क्योंकि ये रेट्रोवायरस है तो इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। और ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और ये है इसका प्रोटीन कोड। तो ये क्या हो गया, ये एक एनवेलप वायरस है, माने प्रोटीन का कोट होगा जिसमें 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके, आरएनए के, और 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के। हम वैसे क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में कि आरएनए जो है डीएनए क्या बनाता है, आरएनए, ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन माने आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, और ये कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम यहाँ इन्वॉल्व होगा वो कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो एड्स वायरस है या एचआईवी वायरस है, ये इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जिससे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। कैसे करता है ये अभी बताते हैं, मतलब कहाँ इसकी ज़रूरत होती है ये अभी बताते हैं। तो ये हो गया, ये एक हो गया रेट्रोवायरस मीन्स वायरस कंटेनिंग आरएनए, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये अपना प्रोसेस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो ये अभी हम लाइफ साइकिल अभी इसकी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं क्या, ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिशन होता है इसका, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये वायरस कैसे जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें मेथड है ट्रांसक्रिप्शन का, कॉज है, वो क्या है, सबसे पहला जो है वो होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये इन्फेक्टेड पर्सन से और हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ये। सेकंड जो होता है इसमें दूसरे नंबर पर आता है वो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। यदि ट्रांसफ्यूजन के समय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कंटामिनेटेड ब्लड चला गया या एचआईवी वायरस वाला ब्लड चढ़ गया किसी को, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। फिर जो थर्ड आता है, तीसरे नंबर पर वो आता है शेयरिंग। नीडल्स, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो नीडल्स से ड्रग्स लेते हैं, तो शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स और सिरिंजेस, ये जो है इस तरह से ये जो इंट्रावेनस जो ड्रग्स लेते हैं उसमें उनसे यदि शेयरिंग करते हैं नीडल्स को, उससे ये ट्रांसमिट हो जाता है। फिर जो है और जो मेथड है हो सकते हैं ट्रांसमिशन के, वो क्या है, थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ऑफ मदर। तो ये जो है ये चिल्ड्रन बॉर्न टू इन्फेक्टेड मदर, यदि मदर इन्फेक्टेड है तो उसके प्लेसेंटा के थ्रू जो फीटस है उसमें ये इन्फेक्शन जा सकता है। फिर जो आता है चांसेस हो सकते हैं बाई, ये जो है कभी भी स्प्रेड नहीं होता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नो स्प्रेड बाई मियर टच, केवल छूने से ये एक दूसरे में से ट्रांसमिट नहीं होता है। और फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है।
क्योंकि ये जो स्प्रेड होता है केवल किसके, फ्लूइड के थ्रू। फ्लूइड में जैसे कि ब्लड आ गया, लिम्फ आ गया, सीमन आ गया, तो इनके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। तो स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। फ्लूइड जो लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया या सीमन हो गया, ये बॉडी फ्लूइड है। फिर जो इन्फेक्शन होता है और सिम्टम्स आने के बीच में एक टाइम लैग होता है, और ये काफ़ी होता है। जो टाइम लैग है बिटवीन इन्फेक्शन एंड द सिम्टम्स, वो क्या हो सकता है, वो फ्यू मंथ्स से लेके 5 to 10 ईयर्स तक हो सकता है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ 2010 में। वायरस क्या है, रिट्रोवायरस है, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और ये इसमें कैपेसिटी होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, क्योंकि इसमें एंजाइम्स होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव। तो ये तो कुछ मेथड थे जिनसे ट्रांसमिशन हो जाता है इनका। उसके बाद जो आते हैं वो अब पढ़ते हैं हम मैकेनिज्म, कैसे ट्रांसमिट हुआ, क्या करता है ये, एंटर करता है बॉडी के अंदर, फिर क्या होता है ये, तो मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन। जब ये बॉडी में इन्फेक्शन होता है इस वायरस का, तो ये क्या करता है, ये वायरस अंदर एंटर करके मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ WBC होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, जो कि फैगोसाइटोटिक होते हैं। मतलब ये जो जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको खा लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं पूरा। तो ये फाइगोसिटिक होते हैं, और जो उनका काम क्या होता है, ये मूव करते रहते हैं चारों ओर बॉडी के अंदर ब्लड में, और डेड सेल्स और फॉरेन बॉडीज़ को ये निगलते जाते हैं। तो ये तो इनका जैसे पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, इन सबको ये खाते जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या होगा, मान लो ये वायरस है और इसके अंदर हमने बताया ये आरएनए है, तो ये हो गया वायरल आरएनए कोड, और ये जो है ये प्रोटीन कोड। तो ये कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर जब पहुंचा तो ये मैक्रोफेजेस हैं, एक टाइप की WBC हैं, जिनका काम जो है फॉरेन डेड सेल्स या फॉरेन जर्म्स माइक्रोब्स वगैरह को फैगोसाइट करना होता है, खा लेते हैं ये। तो ये मान लो यहाँ पर ये आ गया किसके कांटेक्ट में, ब्लड के, उस सेल के। इस सेल के कांटेक्ट में आ गया इसको। ये कौन सी सेल है, मैक्रोफेज। तो इसमें क्या होता है, जब भी वायरस एंटर करता है तो प्रोटीन कोड अंदर नहीं जाता, केवल क्या जाता है, इसका आरएनए अंदर जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आरएनए है वो अंदर सेल के अंदर मैक्रोफेजेस के अंदर चला गया। ये है एनिमल सेल या मैक्रोफेजेस, और ये जो है वायरल, इसमें क्या इंजेक्ट हो गया, वायरल आरएनए इसके अंदर चला गया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, और ये जो है ये क्या है, साइटोप्लाज्म।
अब ये वायरल आरएनए क्या करता है, ये डीएनए बनाता है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पर दो दिखाए थे मॉलिक्यूल्स रिवर्स एंजाइम्स के, तो उससे ये क्या बना लेता है, ये क्या बन गया, डीएनए। ये बन गया वायरल डीएनए। जब ये वायरल डीएनए बन जाएगा तो जो इस सेल का न्यूक्लियस है जिसमें कि डीएनए है, क्योंकि एनिमल सेल में डीएनए होता है, तो ये जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर ये है, तो ये जो वायरल आयरन ये जो डीएनए में बदल गया, अब ये क्या करता है, इसके अंदर जाके और इसके जीनोम से मिक्स हो जाता है, इसके डीएनए से मिक्स हो जाता है। ये वायरल डीएनए, ये एनिमल डीएनए, दोनों इसके अंदर एंटर करेगा और अब उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जो डीएनए है उसी में ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और इनकॉर्पोरेट होने के बाद में अब ये, क्योंकि आरएनए तो नहीं मिल सकता था इससे, पर डीएनए मिल सकता था। जब ये डीएनए में चेंज हो गया तब ये इसमें मिक्स मिलके और फिर ये बाहर निकल आता है नए। ये अब डीएनए में कैपेसिटी होती है अपने को रिप्लिकेट करने की, तो ये उसी तरह के ही बहुत सारे वायरल डीएनए बन जाते हैं। ये जो है ये बन गया वायरल आरएनए। ये जो बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बना। ये आरएनए था, ये आरएनए इसके अंदर नहीं जा सकता, इसके डीएनए से नहीं मिल सकता, तो ये पहले चेंज होता है वायरल डीएनए में। अब ये इसके अंदर जाके इसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फिर डीएनए में कैपेसिटी होती है अपने को रिप्लिकेट करने के लिए, तो ये आरएनए भी उसी के साथ साथ जो डीएनए में बदल चुका है वो भी रिप्लिकेट हो जाता है। तो इस तरह से फिर ये वायरल आरएनए बन जाता है, क्योंकि डीएनए आरएनए बना सकता है। तो यहाँ पर डीएनए इसका भी मिल गया है, तो ये मिलके क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। और फिर ये अपने इसके ऊपर जो है ये प्रोटीन कोट बना लेता है। तो इस तरह से ये क्या बन गए, न्यू वायरसेस। ये हो गए न्यू वायरस। तो मैक्रोफेजेस के अंदर ये कंटिन्यूस चलता रहेगा और ये नए नए वायरस पार्टिकल्स क्या होते हैं, बनते रहते हैं। और इसके अलावा ये जो होते हैं वायरस जो बन गया नए वायरस, ये T4 लिम्फोसाइट्स में भी एंटर करते हैं। ये जो है टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, वहाँ भी एंटर करते हैं और उनको ये काम नहीं करने देते। TH लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, दो तरह की लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और दूसरा T हेल्पर्स होती हैं। ये खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में। तो इस तरह से ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है वायरल डीएनए बन गया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। इसका मतलब जो जेनेटिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो सेंट्रल डॉगमा है, सेंट्रल डॉगमा क्या है कि डीएनए अपने को रिप्लिकेशन करके ये और डीएनए बना सकता है और ये ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है और आरएनए फिर जो है ये प्रोटीन बनाता है जिससे कि बाकी चीज़ें बनती हैं। तो ये है सेंट्रल डॉगमा। लेकिन यहाँ ये फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए जो वायरल का आरएनए उसने पहले क्या बनाया, डीएनए बनाया, जिससे कि वो जो एनिमल सेल का जीनोम है उसमें इनकॉर्पोरेट हो सके और फिर ये
डीएनए तो आरएनए बनाता ही है, फिर उनके चारों प्रोटीन बन के इस तरह से बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके बन जाते हैं। तो ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ये अपने को मल्टीप्लाई करता रहता है इस तरह। इसके अलावा जिस समय ये होता रहता है उसी समय जो है HIV जो वायरस है ये एंटर करता है, ब्लड में रिलीज होता है और फिर ये टी लिम्फोसाइट्स के अंदर जाता है और इस तरह से ये रिपीट होता जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वायरल प्रोजेनी बनते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं वो इसमें ये वायरस पार्टिकल्स घुसते जाते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है टी लिम्फोसाइट्स का कि किसको इन्फेक्ट करता है ये टी लिम्फोसाइट। टी क्या है? एक तरह के लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और टी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं, तो ये हेल्पर होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ 2010 में, फिर 2015 में, फिर 2016 में, फिर 2023। टी लिम्फोसाइट्स, तो इस तरह से क्या होता है जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या होती हैं, प्रोग्रेसिव डिक्रीज होती जाती हैं धीरे 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 बॉडी के अंदर, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी इम्यूनिटी कम होती जाती है। इसीलिए इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो ये जो है डेफिशिएंसी किस तरह से होती है, टी लिम्फोसाइट्स को कम करके। तो जितना ज़्यादा ये बनते जाएंगे उतने ही टी लिम्फोसाइट्स और कम होती जाएंगी। तो ये तो था कि कैसे इम्यूनिटी को कम करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू करते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स। एड्स के सिम्टम्स क्या हैं? जिस समय इन्फेक्शन होता है पर्सन को, उसके दौरान उसमें क्या हो सकता है, बाउट्स ऑफ फीवर, बाउट्स ऑफ फीवर का मतलब होता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए बुखार आना। तो शॉर्ट पीरियड के लिए जो है उसमें बुखार आया, फिर ठीक हो गया, फिर बुखार आया, तो इस तरह से बाउट्स चलते हैं फीवर के। उसके अलावा डायरिया, डायरिया हो सकता है, और वेट लॉस तो होता ही है। और क्योंकि उसमें टी लिम्फोसाइट्स कम होते जा रहे हैं, हेल्पर TH कम होते जा रहे हैं, तो उसको क्या होता है, इन्फेक्शन होता जाएगा, इम्यूनिटी कम होती जाएगी, बस इसको इन्फेक्शन होता जाएगा। किससे? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में भी माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वायरसेस का, फंजाई का, और ये टॉक्सोप्लाज्मा, पैरासाइट है, इसका भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो किसी न किसी चीज़ का होता रहेगा। उसको जो पर्सन है वो उसके अगेंस्ट इम्यून डिफेंस नहीं ले पाएगा, और पर्सन जो है इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा और वो अनेबल होगा प्रोटेक्टिंग करने के लिए अपने को अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। और जो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कैसे पहचानते हैं इसको, वो होता है ELISA टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसिड। इसके बारे में डिटेल में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ये अलग से पूरा वीडियो है, आप देख सकते हो। इसमें एंटीजेंस में रिएक्शन होता है, एंजाइम्स वैसे उसका कलर चेंज होकर ये टेस्ट पता चल जाता है, ये कहलाता है ELISA टेस्ट। तो ये तो इसका
टेस्ट हो गया। अब इसमें आता है कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट एक्चुअली में इसका नहीं होता है, HIV का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो है एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स जो होती हैं वही केवल, और या सिम्टोमेटिक जो भी दवाइयाँ देनी हो वो दी जाती हैं, पर ऐसे क्योर नहीं होता है ये एड्स का। एड्स एक बार हो जाए तो क्योर नहीं होगा। सिम्टोमेटिक या फिर जो है एंटी रेट्रोवायरल जो जो ड्रग्स होती हैं वो दी जाती हैं, और ये पूरी लाइफ चलेगा। और ऐसा हो जाता है कि आदमी अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और डेथ होती है, जो कि क्या है, इनएविटेबल है। तो ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय बहुत प्रिकॉशन लेना होता है, और न्यू बॉर्न है उस समय बहुत प्रिकॉशन लेना होगा, इसलिए मॉनिटरिंग वहाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए इंडिया में नेको ये एसोसिएशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है मॉनिटरिंग करता है और काउंसलिंग करता है इसके लिए। और बहुत सारे NGOs भी हैं जो इसके लिए अवेयरनेस प्रोड्यूस करते हैं और हेल्प करते हैं। और WHO भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाता है एड्स से बचने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो सब इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, केवल जागरूक ही करना है, काउंसलिंग ही करनी है इस तरह से। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी कि जो ब्लड है, ब्लड बैंक में, ब्लड इन ब्लड बैंक, वो बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। जो ब्लड बैंक में ब्लड रखा जाता है वो HIV फ्री होना चाहिए, उसी को यूज़ करना चाहिए। फिर ये है कि डिस्पोजेबल, ये इंश्योर करना चाहिए कि डिस्पोजेबल नीडल्स ही यूज़ की जाए। फिर सेफ सेक्स, क्योंकि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि सेफ सेक्स हो। डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर जो उसके बाद आ जाता है ड्रग एब्यूज़, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़, क्योंकि ड्रग एब्यूज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसका एड्स के फैलने के चांसेस होते हैं। फिर रेगुलर चेकअप, जहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है इन्फेक्शन की, मान लीजिए पार्टनर एक इन्फेक्टेड है तो दूसरे में होने के चांसेस हो सकते हैं, वहाँ पर रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है जहाँ ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। फिर एक और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि यदि कोई इन्फेक्टेड है तो उसको छिपाना नहीं चाहिए, उसको पूरा, जिससे कि क्या होगा कि और लोगों में ये इन्फेक्शन नहीं फैल पाएगा। तो कंट्रोल नहीं है लेकिन प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये एड्स है। इस तरह से ये एड्स, जो ह्यूमन डिजीज़ में एड्स है वो, तो आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।